देखो, कल हमने किस बारे में बात किया था बच्चे? वेक्टर्स के बारे में, बेसिक बेसिक। थोड़ा सा क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखो, कल हमने बात किया था नॉर्मल, अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये सब अब तुमको पता लग गया कि कैसे उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं 3 वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें से कौन सा वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर है, कौन सा वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? कौन बताएगा? R1 बताएंगे, फिर R2, फिर R1। हाँ बताओ बच्चे, आप। दीपा बताओ। सर R1 और R2 पोजीशन वेक्टर है और R12 है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सबको समझ में आती है ना ये बात? सबको क्लियर है ना? यस अच्छा, सर। अब मैं पूछूं R1 पोजीशन वेक्टर क्यों है, तो कैसे क्या पता लगेगा? क्यों बताओगे? रीजन क्या दोगे? सर वो क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट है। origin से स्टार्ट है। वो कहाँ से स्टार्ट है? ओरिजिन से स्टार्ट है। ओरिजिन ये दोनों कैसे वेक्टर हैं? पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से स्टार्ट है। और इसको कैसे निकालेंगे? अगर R12 का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे निकालूंगा? एरो देखो। माइनस R1 वेरी गुड, R2 माइनस R1 कैसे निकालते थे? क्या मैंने शॉर्टकट क्या बताया था? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो देखो बच्चे, यही हमने बताया था कल कि पोजीशन वेक्टर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ओरिजिन से। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का पोजीशन वेक्टर है R1, क्योंकि ये ए की पोजीशन बता रहा है ओरिजिन से कितनी दूर है, तो वो R1 वेक्टर है। ऐसे ही बी का जो पोजीशन बता रहा है वो R2 वेक्टर बता रहा है, इसलिए वो R2 वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ये ए का पोजीशन वेक्टर है और ये बी का पोजीशन वेक्टर है, और ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अभी बंदा अगर ए पर बैठा था, वो ए से कहाँ चला गया? बी पर चला गया। तो फाइनल कौन सा है पॉइंट, बी या ए? बी, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल मतलब R2 माइनस R1। तो ये हमने किया था बेसिक बेसिक। अच्छा, उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे हमने एग्जांपल में भी दिया था। देन हमने बात किया था, पोजीशन हो गया था। यूनिट वेक्टर के लिए मैं बात करूं, अगर तुमसे मैं पूछूं। हाँ बोलो, किसी ने कुछ पूछना है? चलो, अगर मैं तुमको ये दे दूं बच्चों, 1 2 3 4, 2 3 4, ये पॉइंट P दिख रहा है तुम्हें, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारी डिवीजन 1 यूनिट के इक्वल है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ऐसे यहाँ पर 1 2, ये 0 पॉइंट है, तो P पॉइंट के लिए यूनिट वेक्टर लिख सकता है क्या कोई? आई कैप और जे कैप की फॉर्म में? यस सर। बताओ कैसे लिखोगे? सर एक्स की साइड पे 4 तो पूरा बोलो अच्छे से, कैसे 4 बोलोगे? आई कैप 4 आई वेरी कैप गुड, वेरी गुड। और प्लस जे कैप में कोई और बोलना चाहेगा? सर प्लस 4J कैप 4J कैप काउंट करो, 1 2 2 3 3 4। अगर यहाँ पर है तो 4 है, ठीक है, तो 4 जे कैप। अगर ऊपर होता तो 5 लिख देते। क्लियर है ना सबको? ये तो सर कैसे लिखते हैं? सर तो ये बच्चे होता है हमारा यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका। ये यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, या सिंपल अगर मैं यूनिट वेक्टर भी ना बोलूं तो मैं वेक्टर लिखने का तरीका है कि आई में कितना चलना पड़ेगा मुझे और जे में कितना चलना पड़ेगा। फिर हमने रिजोल्व करना सीखा था वेक्टर को बेसिक तरीके से, कि भाई अगर ये एक वेक्टर है एफ, जिसकी मैं वैल्यू बोल दूं 5 यूनिट, और अगर ये एक एंगल है 30 डिग्री या थीटा ही बोल दो, तो कौन मुझे बताएगा कि इसके दो कंपोनेंट ए बी और ए सी की वैल्यू क्या होगी? सर ए बी सर होगा ए cos बी थीटा और ए बोलो, कल भी बताया था मैंने, सिर्फ कोस थीटा नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। 5 cos थीटा 5 कोस थीटा, वेरी गुड। सर दोनों का और सही था, लेकिन वो भूल मत जाना। और एसी क्या हो जाएगा? 5 5 sin sin थीटा। थीटा। क्या ये फिक्स रहेगा? क्या हमेशा ए बी कोस थीटा होगा? नो सर। कैसे पता लगेगा? हमने सर जिस जिस साइड से cos एंगल होगा। हाँ, तो जब हमने क्या बोला था बच्चे, ये अगर एक 5 यूनिट का वेक्टर है,
इसके दो कंपोनेंट होंगे। देखो ये एक्स में भी है और वाई में भी इसका कंपोनेंट। तो एक्स में इसका कितना कंपोनेंट होगा, कल हमने ड्राइव किया था 5 cos थीटा, और वाई में इसका कितना कंपोनेंट होगा 5 sin थीटा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर सपोज कर लो ये गई हमारी, अब ये भी ए बी है, वही सब कुछ से। अब तुम्हें पता है मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, क्या चेंज करूंगा मैं, थीटा। तो अब बताओ ए सी क्या होगा और ए बी क्या होगा। सर AC होगा cos थीटा, मतलब 5 cos थीटा, cos थीटा AB होगा 5 sin sin थीटा। थीटा। क्लियर है Yes, ना sir. आपको ये बात कि भाई अब ट्रिक क्या थी सर, जिस साइड थीटा जिसके साथ बन रहा हो, थीटा जिसके साथ बने, मैं अच्छे से लिख दूं, थीटा जिसके साथ बने वो कौन सा अंदर, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, cos थीटा थीटा वाला कंपोनेंट कोस होगा, राइट। अच्छा अब मैंने, अब थोड़ा सा हम आगे भी चलेंगे, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और भी करेंगे। तो अभी हमने तो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस क्या मानी थी, जो हम जनरली मानते हैं, ये वाली एक्सिस कौन सी मान ली थी, एक्स, और ये वाली कौन सी मानी थी, वाई। अब मैं क्या करूंगा, इसी फ्रेम को रोटेट कर दूंगा बच्चों। अगर सपोज कर लो मैंने इसको 45 डिग्री रोटेट कर दिया, तो मेरी ये जो एक्स थी वो नई एक्स ये हो जाएगी, और वाई भी 40 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो नया वाई ये हो जाएगा। दिख रहा है, Yes, sir. मैंने फ्रेम को ही रोटेट कर दिया, मेरे नया वाई ऐसा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और मैंने एक खास बात बोली थी तुम लोगों को, ये जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट और साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये कैसे होते हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर। both components will be perpendicular to डन है। अब थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बच्चों ने मुझे होमवर्क भी भेजा था, वेरी गुड है ना, ये हम पिछली बार का था, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था। यहाँ पर देखो, अब फटाफट इसको बता दो, ए का जो कंपोनेंट होगा, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस कौन से अकॉर्डिंग पूछी है। अब ये वाली पूरी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस जो जनरली होती भी है वही है, कुछ चेंज नहीं किया इसने, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो तुम ये मत देखना कि मेरा नेगेटिव एक्स की तरफ कंपोनेंट आ रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ कंपोनेंट आ रहा है, बट तुम्हें ये याद रखना है अगर एक्स एक्सिस ये है तो एक्स का कंपोनेंट भी यही आना चाहिए, चाहे पॉजिटिव वाली साइड आए चाहे नेगेटिव वाली साइड आए। तुमने वो ध्यान नहीं देना कि पॉजिटिव, बस यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर सपोज कर लो इसने एक्स दे रखा है ये, और तुम एक्स को मान रहे हो ऐसा, तो ये गलत हो जाएगा या सही, देखो गलत हो जाएगा ना, ये हॉरिजॉन्टल है और इसने टिल्टेड दिया हुआ थोड़ा सा टेढ़ा करके एक्स को, तो तुमको वो ध्यान रखना है। ये ध्यान नहीं रखना कि पॉजिटिव वाली साइड आ रहा है या नेगेटिव वाली साइड आ रहा है। तरीका वही सर, अब शॉर्टकट ट्रिक आजमाओ सारे, बताओ कौन सा कंपोनेंट होगा। सर ए तो वेक्टर दे ही रखा है, इसके दो कंपोनेंट कहाँ कहाँ होंगे सर? सर एक 35 डिग्री के साथ और एक जो बी वाला है नीचे। अच्छा तुम इसका बता रहे हो, मैं इसका पूछ रहा हूँ फिलहाल, इसका सर कहाँ? इसका फर्स्ट वाले का बताओ। अगर ये ए वेक्टर है तो इसका कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, फटाफट बताएंगे। थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है सर ए cos 40 डिग्री एंड ए sin 40 डिग्री। वेरी गुड, ठीक होगा, लेकिन cos 40 कहाँ बनाऊं, कैसे कैसे बताओगे मेरे को तुम? सर cos बताना मुश्किल है ना, एक्स एक्सिस थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, रुको। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो बता दो मेरे को कौन सी साइड आएगा ए cos 40? सर वेस्ट। वेस्ट तो वेस्ट वाली एरो का ध्यान रखना, तो ए cos 40 डिग्री। अच्छा साइन 40 इसके परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा बताओ? यस परपेंडिकुलर भी दो बनते हैं, एक ये बनता है और एक ये बनता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। कौन सा लूं, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला ऊपर वाला। क्यों, उसका भी रीजन है, तो पहले ऊपर वाले को कंप्लीट कर लो। ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, ए साइन। बट ये मैंने नीचे वाला क्यों नहीं लिया बच्चे? अगर देखो तुम अगर नीचे वाला लोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये लेंगे तो इसका एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, तुम एक्स में तो ऐसे चले हो, वाई में ऐसे चले, तो पहुंचोगे कहीं यहाँ ना बीच। मतलब तुम्हारा जो रिजल्टेंट ए वेक्टर होगा वो ऐसा होगा,
क्या तुम्हें रिजल्टेंट ए वेक्टर ऐसा दे रखा है क्या? जो रिजल्टेंट मत बोलो या हाँ, ए सर। वेक्टर दे रखा है, नहीं सर, ए वेक्टर तो हमें इस डायरेक्शन में दे रखा है, ए वेक्टर ऐसे दे रखा है ना, ऐसे। इसका मतलब इसके लिए तुम्हें कहाँ चलना पड़ेगा? एक्स में तो लेफ्ट वाली साइड, और वाई में कहाँ चलना पड़ेगा? ऊपर या नीचे? ऊपर सर, ऊपर। तो ये नीचे वाला कंपोनेंट मत लगा देना, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी, तो वो अभी क्लियर हो रही है। चलें आगे, पक्का क्लियर है सबको? अब इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसमें तो बहुत आसान है। अब इसमें कहाँ चलना पड़ेगा बताओ, तुम खुद ही बता दो सर नीचे। अब पहले कंपोनेंट बताओ, इसके साथ कंपेयर करके बताऊंगा कौन सी साइड कहाँ पे आएगा। सर एक वेस्ट साइड ए cos 35 और cos 35 वेरी और गुड, एक सर साउथ की साइड ए sin 35। a sin 35 वेरी गुड। अब आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल एक्सिस में तो भाई हाँ, सर। और वाई होते हैं, उसमें तो हम डन है हमारा, है ना। अभी फिर मैं जिससे पूछूंगा सर। वो जवाब दे देगा फटाफट मेरे को। चल हैंड रेस करना। अब थोड़ा सा इसको ट्रिकी करेंगे, ये बताओ। अब ध्यान से देखो, x कहाँ है और y कहाँ है। जनरली x ऐसे होता है और y ऐसे होता है। अब इन्होंने रोटेट कर दिया, कहाँ रोटेट किया सर? ऊपर की तरफ रोटेट किया, x को थोड़ा सा ऊपर रोटेट कर दिया, तो अब x हमारा हो गया ऐसे, ठीक है? ये हो गया x, और इसी के परपेंडिकुलर क्या होगा सर? y। y इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। मैं रेड से बना देता तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये दो कंपोनेंट हो गए। अब ध्यान रखना तुमने, एक्स और वाई तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो है, लेकिन कैसा है? थोड़ा एंगल पर है। तो तुमको तो सिर्फ एक्स की तरफ देखना है। अब देखो कैसे चलोगे भाई, थीटा अभी भी देखोगे। तुमने क्या देखना है? ये डॉटेड लाइन को तो सिर्फ ये समझो कि इसके अकॉर्डिंग रोटेट करना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग तुमने रिजोल्व करना है। असली वेक्टर तुम्हारा कौन सा है? ब्लू वाला, ये दिख रहा है सबको? तुमने सबसे पहले देखो कि थीटा, अगर इस वेक्टर का नाम है सी वेक्टर, अगर ये वेक्टर है सी वेक्टर, तो कैसे लिखोगे सर? सी इधर है तो इसका एक कंपोनेंट तो होगा एक्स की तरफ। तो अगर मेरे को यहाँ पहुंचना है तो पहले मेरे को ये बताओ, राइट की तरफ जाना पड़ेगा या लेफ्ट की तरफ एक्स के लिए? राइट। ध्यान से, यहाँ पहुंचना है सर, तो इधर तो जाना पड़ेगा मेरे को पहले एक्स में। तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा? सी cos 68। 68। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ तक तो पहुंच गया, अब कहाँ जाना पड़ेगा सर? नीचे। नीचे राइट वाली स्टेप। ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? c sin 68। sin 68 क्लियर है क्या सबको? सर हालांकि इसकी लेंथ में अगर एग्जैक्टली, क्योंकि ये सेल के मुताबिक नहीं है, कहाँ चला गया? एक सेकंड, ये रहा। अगर स्केल के मुताबिक तुम्हें बना के दिखाऊं मैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चे। इतना चले हो तुम यहाँ, सिर्फ इतना आएगा C60, ताकि तुम जाके देखोगे यहाँ तक तो पहुंच गए इधर, और फिर नीचे की तरफ भी गए हो इतना। क्लियर है क्या? या इतना नीचे की तरफ गए, कुछ भी मान लो। एरो ध्यान से रखना लेकिन, ठीक है? तुम y एक्सिस में कितना गए हो सर? साइन वाला कंपोनेंट है इतना। तुम यहाँ से तुम पहले नीचे गए, फिर तुम गए ऊपर की तरफ। समझ में आ रही है सबको ये बात? यस सर। जनरल बस तुमने थीटा देखना है और कुछ नहीं देखना। अब आई थिंक क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। अब आ जाओ, इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे। यहाँ पर आ जाओ, ये क्वेश्चन करना अब ये वाला। सर बताओ सर इसको देख लो, ये देख लो, मैं ऐसे बता देता हूँ। ये पॉजिटिव वाई तो इसके नीचे वाला हो गया नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स तो ये नीचे वाला ऊपर वाला हो गया नेगेटिव। अब तुम मेरे को बताओ कौन सी सर ये वेक्टर का नाम तो cos बताओ। of theta cos 48। वेक्टर का नाम है डी। अब बताओ सर डी कॉस cos 48 x एक्सिस में आएगा। वेरी गुड, सबने सही बताया। निहारिका, दीपा, सैजल और आई थिंक कृतिका है जो भी। बलवंत सिंह जी के नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? क्या नाम है? से शिल्पा। हाँ आपने भी सही बताया। देखो क्या होगा सर, ये थीटा है तो इसके यहाँ पर तो ये वेक्टर हो गया डी, इसके बिल्कुल थीटा वाली साइड वाला हो जाएगा नेगेटिव वाई के अलोंग, क्या हो जाएगा? डी sin 48 थीटा के cos 48। साइन थीटा के साथ वाला है ना, थीटा के साथ वाला हमेशा cos होता है। और इसके परपेंडिकुलर कहाँ होगा सर? sin मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स?
Positive. पॉजिटिव एक्स। तो पॉजिटिव एक्स में कितना आ जाएगा बच्चे? डी। Sin. D sin 48. Sin 48. 48. तुम्हें नॉर्मल सी बात जच भी रही है सर, यहाँ पर इधर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो कहाँ जाना पड़ता सर? ऐसे, राइट? Yes, फिर sir. अपोजिट जाना पड़ता, फिर अपोजिट जाना पड़ता। Yes, sir. एरो लगा दिया करो तुम, ज्यादा तुम्हें दिक्कत हो ना तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है और यहाँ पर इधर की तरफ जाना पड़ रहा है, तभी तो इसका और इसका रिजल्टेंट मिलके कहीं बीच में आएगा। Sir. Done? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, आसान है लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन में बहुत यूज होगा। ई वेक्टर वाला बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। Yes, तो अभी sir. कर लेते हैं ई वेक्टर। Sir. तो पहले तो यहाँ पर हर जगह एंगल दे रखा था कितना बन रहा है, अब क्या वेक्टर के साथ एंगल दे रखा है? No, No, sir. sir. ये देखो यहाँ पर डी वेक्टर का दे रखा था वाई एक्सिस के साथ 48 डिग्री, है ना? यहाँ पर तो कोई एंगल दे ही नहीं रखा। अब क्या करें सर? तो पहले निकालते हैं सर। कुछ नहीं है सर, कैसे निकालोगे? कोई हिंट देना चाहेगा? ये वाला एंगल पूछा है मैंने तुमसे, ये वाला एंगल बता दो। चाहे तुम एक्स वाला भी बता दो तो भी बात बन जाएगी, जैसा तुम्हारा मन करे। वाई वाला मैंने इसलिए कहा है इसका आसान हो जाएगा। Yes, sir. बताओ, कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा जो मैंने मार्क किया? ट्राई करो। चलो, कैसे करोगे सर? तुम्हें पता है ये प्लेन इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है सबको, ये डॉटेड प्लेन, ये एक सरफेस है जो ये एक्स एक्सिस है। कितना है ये, कितना एंगल बन रहा है सरफेस के साथ मेरे एक्स एक्सिस का? 30 degree. 30 degree. सेम टू सेम। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? No, sir. बताओ। Okay. तो हॉरिजॉन्टल के साथ जहां पहले भी यही प्लेन था 30 डिग्री बना रहा था, अभी भी यही प्लेन कितना बनाएगा? 30. 30 डिग्री। और इसको तुम बोलते भी हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बोलते हो ना नॉर्मल? Sir, yes, sir. तो ये 30 है बच्चे, ठीक है सर। अगर ये 30 है बच्चे तो ये पूरा एंगल कितना है? 90. 90. वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में तो 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे से भी देखो ये एंगल कितना होगा? 90. 90। तो ये पूरा 90, ऊपर वाला 30, तो इसका बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? 60. 60. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। एक स्टेप और रह गया, तुम खुद देख सकते हो। ब्लैक वाला एंगल कितना आएगा? 30. 30 डिग्री। कैसे पता चला सर? ये पूरा कितना है? 90. ये 60, तो ब्लैक वाला कितना हो गया? 30. क्लियर है क्या? Yes, sir. अब याद भी, जिसको क्लियर है वो बहुत अच्छा है, जिसको पूछना है वो दोबारा पूछ लो, और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ये भी दिमाग में रख सकता है, अगर ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। 30 है, ये भी कितना है? 30। 30. यहाँ 60 आता तो यहाँ भी क्या आता? 60। 60. समझ में आ रहा है? ट्रिक ये है, बट Sir. अगर जिसको समझाना है वो समझ भी सकता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इसका ना फटाफट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी इसको रब करने वाला हूँ। ठीक है, क्यों रब करने वाला हूँ? क्योंकि अभी हमको सिर्फ 30 चाहिए, बाकी सब कंफ्यूजन शो करेगा हमें। कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल कितना है हमारा बच्चों? 30। 30. अगर ये 30 है यानी वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बन रहा है, तो देखो बताओ कौन सा कंपोनेंट कहाँ होगा? ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, तो ये नीचे वाला। नेगेटिव वाई के साथ कॉज। मैं वैसे इसको नेगेटिव वाई बोल रहा हूँ, नेगेटिव वाई बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ओरिजिन का तो मैंने नहीं डिसाइड किया ना, बस तुम मेरे को आंसर दे पाओ। नेगेटिव कौन वाई सी के तरफ? साथ बताओ। तो ई cos 30 डिग्री नेगेटिव वाई के साथ। सबको क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला हो जाएगा e cos 30। वेरी गुड। देन और सर E माइनस sin 30. ई X के साथ. Minus X के साथ. माइनस एक्स के साथ कितना होगा? e। E sin Sin 30. वेरी गुड। ये याद ही रख लो बच्चों, ये जो सरफेस या लोंग कंपोनेंट है वो साइन वाला है, और उसके परपेंडिकुलर क्या है? कोस वाला है। ये बहुत यूज होने वाला है, हर दूसरे क्वेश्चन में लॉज ऑफ मोशन में तुम्हें दिखेगा। क्लियर है? तो जिसको भी अभी क्लियर नहीं है ये मेरे से अच्छा। पूछ लिया जाए, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत करेगा अगर बाद में दिक्कत मतलब समझ नहीं आएगा तो। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये यूज होने वाला है, पूरी फिजिक्स में यूज होने वाला है ये। चलो
देखो क्वेश्चन इसका मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, जेई लेवल का नहीं है ये क्वेश्चन, जस्ट तुम्हें रिजोल्व करना आ जाए, इसमें वही पूछा है। इसमें देखो मास है 2 kg का, रिजोल्व इट्स वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन। क्या है सर? ये इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, ये जो मैंने रेड से बना दिया, यस ये है प्लेन। इसको हमने पिछले कौन सी एक्सिस मानी हुई है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। देखो अभी तुमने मन में आता होगा ये क्वेश्चन कि सर एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, वाई वर्टिकल होती है, इन्होंने रोटेट क्यों किया, है ना? वो इसीलिए किया क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोल दिया, वेट को परपेंडिकुलर टू द प्लेन और अलोंग द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन हो गया ये रेड वाली लाइन के अलोंग, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो गया? ब्लैक। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये ग्रीन वाली लाइन, है ना? ऐसा ही हो गया ना? सर तो अब अगर हम x को यही मान के चलते, y को यही मान के चलते, तो क्या हम आसानी से कर पाते इसको? नहीं सर। अब No, हमने sir. इस ऐसा काम कर रखा है क्योंकि हम पहले x और y को ऐसे लेते थे, अब हमने x को थोड़ा रोटेट करा तो वो बिल्कुल रेड लाइन के ऊपर आ जाएगा, और y किस पे आ जाएगा? बिल्कुल ग्रीन लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भी समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम आराम से, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो कैसे इसने कहा है वेट को रिजोल्व करो। किसको रिजोल्व करो? वेट को। और वेट हमेशा कहाँ लगता है बच्चे? अपर, ऊपर या नीचे? सर नीचे। 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 सरफेस से सेंटर से लेते हुए नीचे की तरफ एक एरो खींच दो, यही वेट होगा क्या? हाँ यस। सर। वेट का फॉर्मूला होगा क्या है? mg W equals to mg। mg। क्लियर है? mg। तो अब ये mg Yes, sir. रिजोल्व करना है। वो कह रहा है एक तो कंपोनेंट है अलोंग, अलोंग मतलब उसके साथ, प्लेन के साथ। तो प्लेन के साथ कंपोनेंट मतलब या तो ऊपर हो सकता है या नीचे। नीचे। प्लेन तो मेरा यही है ना सर, ये वाला, ये है Yes, sir. ये plane है। तो चाहे इसके ऊपर की तरफ हो, चाहे इसके नीचे की तरफ होना, प्लेन के अलोंग ही चाहिए। तो एक कंपोनेंट तो इसी लाइन पे आएगा, इस पूरी रेड लाइन पे, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा रेड लाइन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हाँ अभी बताते हैं रेड लाइन के परपेंडिकुलर मतलब यहाँ कहीं। तो पहला कंपोनेंट मेरा लाई करेगा लाल लाइन पे, दूसरा कहाँ लाई करेगा? Yellow line में। येलो लाइन। पहले तो लाल लाइन पे चेक करते हैं, उसके लिए थीटा पता होना चाहिए। थीटा के लिए क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर खींचूं, Red line में cos 30 डिग्री। ये कितना आएगा? 30 डिग्री, क्योंकि हमने पीछे करा हुआ है 30 डिग्री, दिख रहा है? ऐसा ही Yes, yes, ये yes. 30 तो ये भी 30, ऐसे इसमें भी 30 दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। अब बताओ अगर मैं इसको मान लिया अभी के लिए x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो बताओ कौन सा कंपोनेंट कहाँ आएगा? सर माइनस y के साथ आएगा। cos 30 डिग्री। पूरा बोलेंगे, पूरा। सर माइनस cos 30 डिग्री। mg cos 30 डिग्री और 30 डिग्री, डिग्री। और दूसरा और कंपोनेंट माइनस x mg sin 30 डिग्री। sin 30 एरो के साथ लगा देता हूँ mg। sin 30। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को रिजोल्व करना है। आई थिंक अब कर लोगे क्या? सर ठीक है, तो ये भी रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर का पार्ट आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्वेश्चन कर, अभी तो मैं घर से करवाने के लिए कह रहा था। अच्छा इसका कंपोनेंट फटाफट फाइंड आउट कर दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर दो भाई। वेक्टर्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, तो पहले तो इसके कंपोनेंट रिजोल्व कर दो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू गिवन है कितनी? 250। 250 तुम्हें बताना है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका वर्टिकल कंपोनेंट। कोई बात नहीं, तुमको जो पता है तुम वो करो। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू गिवन है, लेकिन तुम क्या लिखोगे? एक कंपोनेंट इसका ये होगा, एक कंपोनेंट कहाँ होगा? ऊपर या नीचे? सर ऊपर। ऊपर। दोनों के नाम बोल दो फटाफट। ऊपर वाले का sin 30 डिग्री। पूरा बोलेंगे, ये साइन और लाल वाले वाला एक और अच्छा इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? ए साइन वाला या ए कोस वाला? सर a ए कोस 30। cos। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? सर 250। तो क्या ए की वैल्यू नहीं बता पाओगे क्या? सर बताओ Yes, क्या होगी ए की वैल्यू? बताओ ए इंटू कोस 30 क्या लिखोगे? 1/2 3/2 अंडर रूट 3/2 3/2। 250। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों?
500 upon root 3. 500 अपन 500 upon root 3. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, तुमने sir. मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए का मैग्नीट्यूड निकाल नहीं दिया क्या? कितना आया? 5 रूट 3। अच्छा, अब वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू पूछिए, निकाल सकते हो? वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लिख सकता हूँ? इसका क्या है? ए Sin 30, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और ए इसको सोल्व कर दो, ए की जगह क्या लिखोगे? 100. 500 upon 500 upon root 3. root 3. sin 30 कितना है? 1 upon 2. 3 upon तो क्या आंसर आ गया? 250 upon under root 3. 250 upon under root 3. Under root 3. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ ले बच्चे। Sir. चले आगे। Yes, sir. सिंपल सा क्वेश्चन था सर, सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए तो देखो वही आ गया 500 रूट 3 डिवाइड बाय 250। डन। Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर एडिशन। अभी देखना जिस तरीके से मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन तो तुम आराम से करना। कैसे बोल रहा है? तुमने सिर्फ एक अप्रोच है, बहुत तरीके होते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लो, पॉलीगन लो, सब नहीं करेंगे हम, अपना जेईल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो हमको जो बेसिक है हम वो करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं हमने आगे, है ना। जैसे ही हमारा काइनेमेटिक स्टार्ट हो जाएगा हम तुम्हें फिर क्वेश्चंस करवाएंगे और भी अच्छे अच्छे। अभी तो सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। तो अभी मैं तुम्हें ट्रायंगल लो बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम बता रहा हूँ, पॉलीगन भी वैसे ही हो जाएगा, बस सारी साइड्स के हिसाब से करेंगे, अभी बता देता हूँ। पर तुमको सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, वेक्टर एडिशन। मैंने तुम्हें पहले दिन यही बात बोल दी थी, वेक्टर हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगे। अगर सब्ट्रैक्शन वर्ड बोल भी रहा हूं तो भी वो एक्चुअल में क्या है? Add ही होंगे. ऐड है, लेकिन वहां पर वेक्टर कौन सा आ जाएगा? उसका बिल्कुल अपोज करके, है ना, नेगेटिव करके। हाँ, तो वेक्टर एडिशन है, रिजल्टेंट। अब इन सब में तुम ऐसे समझो, तुम क्या निकाल रहे हो? रिजल्टेंट निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? नेट वैल्यू। नेट वैल्यू। अब नेट वेक्टर है, स्केलर होता है, नेट वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक वैल्यू तुम्हें दे रखी होती है 5, एक वैल्यू दे रखी -3, नेट वैल्यू क्या आ जाएगी? एक 5 एक -3, तो नेट क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2. 2। एक 5 एक 5, दूसरी भी 5, तो क्या हो जाएगा दोनों का वेक्टर, दोनों का आंसर नेट? 0. दोनों +5 है तो आंसर क्या आएगा? 10. स्केलर में इतनी दिक्कत नहीं होती। वेक्टर में क्या करोगे? वेक्टर में अगर तुम्हें दे दिया एक वेक्टर है 5, दूसरा वेक्टर है 3, तुम आंसर 8 नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है उसकी? Direction. अगर उसने बोल दिया कि एक वेक्टर ए है 5 यूनिट, दूसरा वेक्टर है बी 3 यूनिट, तुम सीधा उसको 8 यूनिट नहीं लिख सकते, तुम उसको सीधा 2 यूनिट भी नहीं लिख सकते। तुम ये वैल्यू पूछते ही उससे क्या पूछोगे? दोबारा वैल्यू सुनते ही कि बताओ 5 यूनिट वाला वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, 3 यूनिट वाले की डायरेक्शन भी बताओ, फिर मैं जाके सोल्व करूंगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर उसने बोल दिया 5 यूनिट एक वेक्टर है, दूसरा यूनिट है 3 यूनिट है, अब तुमने आंसर लिख दिया 8, मान लो आंसर लिख दिया तुमने 8, और उसने अब कहा चलो अब मैं तुम्हें डायग्राम बताता हूँ तुम्हारे आंसर के बाद। वो कहता है ये ए वेक्टर है, ये क्या है? बी वेक्टर। अब बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से? क्या आना चाहिए था? 8. देखो ध्यान, इनकी डायरेक्शन क्या है? Opposite. तो आंसर क्या आ जाना चाहिए था इनका? 2. आना चाहिए था। तुमने क्या दे दिया? 8. अब तुम देते मान लो 2 आंसर, और फिर वो फिगर बना देता ये। अब इसका आंसर क्या आना था? सर अब 8 आएगा. 8 आना। अच्छा, अब तुम दे देते आंसर 2, लेकिन वो ना ये बनाता ना ये बनाता। तुम कहते 2 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। वो कहते हैं ये लो, एक वेक्टर 5 ये रहा, दूसरा वेक्टर 3 ये रहा, इनके बीच में एंगल कितना है? अब क्या जाएगा? अब तो ना ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, ना अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इसी को सोल्व करना आप सीखेंगे। बट मेन चीज क्या है सर? मेन चीज ये है कि जब भी आप वो वेक्टर में बोलेगा, स्केलर में मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन वेक्टर में अगर उसने बोल दिया 5 यूनिट 3 यूनिट, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा? डायरेक्शन। तभी सोल्व कर सकता हूँ, वरना सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये। इसी चीज को वेक्टर अलजेब्रा बोलेंगे। अलजेब्रा में यही सब चीजें आएंगी। ठीक है, कैसे कैसे अलजेब्रा यूज होगा। अभी तो तुम अलजेब्रा देख रहे थे, तो अभी तक ये तो तुम सोल्व कर पाते थे, ये भी सोल्व कर पाते थे, अब ये सोल्व कर पाओगे क्या? ये दो तरीके। एक तरीका तो तुम सीख चुके हो, कंपोनेंट करना आता है ना एक्स में और वाई में। Yes, sir. वैसा ही दूसरा तरीका अभी बताते हैं।
दोनों तरीके के क्वेश्चंस तो करवाएंगी, बट फिलहाल देखो ट्रायंगल लो, ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, इनको स्टेटमेंट से ज्यादा और कुछ मत मान के चलो, ठीक है। कैसे यूज करना है हम सीख लेंगे, बट कभी कभी समझ में भी आना चाहिए चीजें। तो देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दिख रहा है। इसका तुमसे पूछा है रिजल्टेंट निकालो। क्या निकालो? रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट तुम बनाओ ए वेक्टर तो ये रहा, बी वेक्टर कहाँ है? ये रहा सर, ऐसा। अब इनका रिजल्ट कैसे निकालूं? क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? नो सर अपोजिट में है? नहीं सर। नो सर अभी तुम सिर्फ इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना सीख सकते हो, निकालना नहीं सीख रहे फिलहाल। ड्रॉ कैसे करूंगा? ड्रॉ करने के कुछ रूल होते हैं बच्चे। पहली बात तो वेक्टर्स को ही ड्रॉ करने के कुछ रूल होते हैं, मैं भी बताता हूँ, पर यहाँ पे देख लो। मैंने एक चीज बताई थी जो हमेशा काम आने वाली है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। आगे कंप्लीट करो इस स्टेटमेंट को। Do not change its direction as well as magnitude. Yes. The parallel shifting of vector neither changes its magnitude nor its direction. वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से ना तो उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही उसकी डायरेक्शन पे। तो आओ करते हैं। सर ये ए है और बी वेक्टर कहाँ है सर? इसको शिफ्ट कर दिया ऐसे, ये ऐसे उठा के यहाँ ले आया, यहाँ उठाया, यहाँ ले आया। कोई दिक्कत है क्या? नो सर ठीक है। अब ये दो वेक्टर है, इनका क्या बताना है तुमने? रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। कुछ रूल होते हैं रिजल्टेंट ड्रॉ करने के। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। हमेशा याद रखना, अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो, कैलकुलेट नहीं कह रहा मैं, क्या कर रहे हो, सिर्फ ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या करोगे सर? एक वेक्टर की पहचान क्या है? एक वेक्टर की टेल दूसरे की क्या होनी चाहिए? हेड से जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक वेक्टर ए है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। आओ, ये रहा सर, राइट, ए वेक्टर। अब बी वेक्टर यहां बनाऊं? नो सर हाँ, सर दूसरी साइड कहाँ बनाऊं? उसकी टेल से या उसके हेड से? हेड के ऊपर हेड के। तो ये उसका क्या हो जाएगा बच्चों? बी वेक्टर। ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। अगर मान लो एक और वेक्टर भी होता तुम्हारे पास, डी वेक्टर, तो उसको कहाँ बनाते सर? सर बी के हेड पे। बी के हेड पे समझ में आ रहे हो ना? सबको समझ में आ रहा है? ये तो होता है वेक्टर को बनाने का तरीका, नॉर्मल जो वेक्टर तुम्हें गिवन है। अब एक और वेक्टर जिसकी बात करते हैं हम, जो निकालना है, वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है? नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका एक तरीका क्या है इसको पहचानने का? इसका तरीका थोड़ा उल्टा है। बाकी सबकी हेड से टेल है, टेल से हेड है, लेकिन इसमें क्या होगा? जहां पर भी टेल से क्या जुड़ जाए? टेल। और हेड से क्या जुड़ जाए? हेड। तो वो वेक्टर आंखें बंद करके बोल दो क्या वेक्टर है? फिलहाल जब सोल्व करना होगा तो मैं बताऊंगा कैसे इसको पहचानना, लेकिन अभी के लिए समझ सकते हो। अब मैं तीसरा वेक्टर अगर बनाऊं बच्चे, तो एक ऐसा टेल और हेड के साथ हेड। तो क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर मान सकते हो तुम? ये सर है ना? अगर मैं इसको ऐसा बना देता, क्या हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते क्या? नो सर एक की हेड दूसरे की टेल के साथ जुड़ रही है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर अभी हमारे लिए नहीं है, ड्रॉ करने में तो नहीं। तो हम रिजल्टेंट के लिए जो वर्ड याद रखेंगे क्या? टेल से टेल और हेड से हेड। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब वेक्टर का जब भी वेक्टर, अभी मैं वही बात कर रहा हूँ, रिजल्टेंट मतलब इसका नेट वैल्यू समझो, ऐसे समझो, ठीक है। अभी के लिए समझो, अगर दो स्केलर क्वांटिटीज होती, 5 यूनिट 3 यूनिट, तो मैं उसको लिख देता, नेट यूनिट आती 8, तो वो कैसे आती? 5 + 3 करके, है ना? लेकिन मैंने अगर स्केलर में तुम ऐसे प्लस साइन लगा रहे हो नॉर्मल, तो सिंपल का मतलब है उनको क्या कर दिया तुमने? ऐड कर दिया। लेकिन अगर यही चीज तुम्हें वेक्टर में मिल जाए ऐसे, तो इसको ये मत समझ लेना कि तुमने इन दोनों को क्या कर दिया? मैग्नीट्यूड को इनके ऐड कर दिया। नहीं सर, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि तुमने ए और बी को सोल्व करा, रिजल्टेंट आ गया। इसको बोलते वेक्टर एडिशन ही है। इसका मतलब क्या है? तुमने नेट वैल्यू निकाल ली है, लेकिन जरूरी नहीं है ये प्लस से आया। जैसे अभी इसी क्वेश्चन में देखो, अगर ए और बी, अगर मान लो ए और बी मैं दूसरी डायरेक्शन में बोल दूं, अगर ये ए है ये बी है, क्या इन दोनों को प्लस करके आएगा आर? नो सर। हाँ सर
है ना? सर लेकिन लिखेंगे हम ऐसे ही, बाद में मैं जब इसको सोल्व करने लगूंगा तो मैं लिख दूंगा ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, लेकिन इसको शुरुआत में ऐसे ही लिखूंगा। तो इस इक्वेशन को क्या समझोगे, अगर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन है जो बताती है आर रिजल्टेंट वेक्टर है, जो किसको सोल्व करने पर आ रहा है, ए वेक्टर और B बी vector. वेक्टर। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि ये उन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है या उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, ये तभी बताऊंगा जब उनकी क्या गिवन होगी, ए और बी की क्या गिवन होगी मुझे डायरेक्शन Direction. समझ में आ रहा है ना। चलें आगे। यस सर देखो यहाँ पर इसने बना दिया रिजल्टेंट, तो देखो इसने रिजल्टेंट को क्या लिखा है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी क्लियर है सबको। यस तो यहाँ पर मैं इसको हटा के अपना लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने जहाँ लिखा है वहां पर ए प्लस ठीक है। अब इसका वेक्टर तुम आराम से बता दोगे, कहाँ से आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, डी से बी या बी से डी रिजल्टेंट। B से बी सबसे पहले क्या कहना पड़ेगा सर, ये दोनों वेक्टर गलत ड्रॉ हैं सर। यस कैसे होना चाहिए, एक की टेल दूसरे की हेड से तो देखो समझ रहे हो। अब इसको पैरेललोग्राम से कैसे किया देखते हैं। सर ये एक वेक्टर था ए बी, दूसरा वेक्टर था ये ए डी, क्या यही था क्या? Yes. यस फिर मैं दोनों को सर समराइज कर दूंगा फटाफट, ठीक है। अब असली वेक्टर क्या है, मैं ए को उठा के कहाँ रख दूं, बी की टेल हेड पे, बी राइट। हेड Yes, पे sir. तो ये तरीका है ना, ये यस असली सर वेक्टर हो जाएगा मेरा। अब ऐसे ही चाहूं तो इसको भी शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, Yes, ए बी sir. को, ए बी यस को कहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, अगर मैंने ए बी को शिफ्ट करना हो उसके पैरेलल सर, यहाँ डीसी पे या तो येलो वाले तरीके से लिख दूं या ब्लू वाले तरीके से, दोनों सही है ना, दोनों में Yes. हेड टेल से मिल रहा है ना। सर अब इनका रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, ये हेड ये टेल से टेल जुड़ेगी और ये हेड से Head. हेड जुड़ेगा, ठीक है? तो ये कैसा वेक्टर हो जाएगा इसका, Result. रिजल्टेंट वेक्टर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बनाने में, यहाँ पे देखो बनाए सर अब इसको समझते हैं क्यों इनको ट्रायंगल लो बोला और पैरेललोग्राम। देखो ट्रायंगल लो में क्या बोल रहा है वो, ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ए वेक्टर ट्रायंगल की एक साइड है, बी वेक्टर ट्रायंगल की दूसरी साइड है, और रिजल्टेंट इन दोनों की इस ट्रायंगल की कौन सी साइड आई, थर्ड साइड Third side. तो अगर एक वेक्टर ऐसे, दो वेक्टर ऐसे ऑर्डर में लगे हो कि वो दोनों किसकी तरह एक्ट कर रहे हो, ट्रायंगल की दो साइड की तरह, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड जो होगी वो कैसा एक्ट करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर यही वेक्टर, यही लो क्या है, ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर, क्योंकि इसमें ऐड हो रहे हैं वेक्टर, तो क्या है, ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ रहे हो, यस सर दो वेक्टर्स कुछ ऐसे ड्रॉ करो कि वो कैसे लग रहे हो, ट्रायंगल के दो साइड्स की तरह, तो वो जो तीसरी साइड उन दोनों को जोड़ रही होगी, टेल टू टेल और हेड टू हेड, तो वो कैसी लगेगी ट्रायंगल की तीसरी साइड, जैसे सेम पैरेललोग्राम में अगर दो वेक्टर्स ऐसे हो, देखो इफ टू वेक्टर्स आर ओरिएंटेड टेल टू टेल रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स, जैसे यहाँ पर देखो दो वेक्टर्स टेल से टेल मिल रहे हैं, हाँ सर, यस तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जो डायगोनल पे आएगा, देखो हमारा डायगोनल पे नहीं आएगा पैरेललोग्राम के, यस सर तो डायगोनल पैरेललो, अगर दो वेक्टर्स जैसे AD और AB, इसमें टेल से टेल मिल रही है दोनों वेक्टर्स की, तो अगर दो वेक्टर कुछ ऐसे हो कि दोनों कैसे लग रहे हो, पैरेललोग्राम की दो साइड्स लग रही हो, दो एडजेसेंट साइड्स लग रही हो, कैसी लग रही हो, दो एडजेसेंट साइड, तो इनका जो सर क्या होगा रिजल्टेंट होगा, वो इसके डायगोनल के ऊपर होगा, कितना होगा, जितना इसका क्या होगा डायगोनल बना दो। अब तुमने पैरेलल शिफ्ट करना है तो वो कर दो, तो ताकि ये तुम्हें क्या दिख जाए कि ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। मैंने थोड़ा सा डायगोनल को सही कर देता हूँ, क्या लगेगा पैरेलल। तो समझ में आया इसको पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं और ट्रायंगल लो क्यों बोल रहे हैं, यस सर लिखेंगे इसको भी वैसे ही सर, R इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको निकालने का तरीका, अभी तो ड्रॉ करना सीख गए, सब सीख गए ड्रॉ करना, कैसे सीखते हैं, ट्रायंगल। ऐसा ही एक और लो भी होता है पॉलीगन लो, उसमें क्या होता है, पॉलीगन की सारी साइड्स लगा दो, जो ज्वाइन उनको जो लास्ट लाइन उनको ज्वाइन करे वो उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। और जब हमने टाइम वेस्ट होगा इतना, है ना, जितना हमारा इससे काम चल जाएगा। तो अभी आ जाओ आगे चलते हैं,
इसको सोल्व कैसे करते हैं? ड्रॉ तो कर लिया सर, अब यहाँ पर देखो सेम वही ड्रॉ किया हुआ है, एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर क्या है Q. Q। मैंने इसको ड्रॉ करना है सर, आओ मैं इसको यहाँ पर अगर बना दूं तो सर एक साइड ये हो गई पैरेललोग्राम की, फिर दूसरी साइड ये हो गई पैरेललोग्राम की, और इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा इसके Diagonal. अब पहले मैं दूसरी साइड भी बना दूं इनको पैरेलल शिफ्ट करके, ताकि मैं सही से बना पाऊं। ठीक है, स्क्वायर ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। अब ये शिफ्ट कर दिया, अगर ये वेक्टर बच्चे ए है, पी इनके अकॉर्डिंग ले लेते हैं नाम, इन्होंने पी बोला है और क्यू बोला है, तो हम भी पी और क्यू ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं पी, इसको क्या बोल देते हैं क्यू। अगर ये पी है तो ये भी पी है, होगा। और अगर ये वाला क्यू है तो ये भी क्या होगा क्यू, क्योंकि सबको पता है पैरेलल शिफ्ट है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। नहीं ये होगा। पूरा एंगल इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है थीटा। क्लियर है? यस सर। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा इसकी Diagonal. क्लियर है ना सबको? हाँ सर। Yes sir. यस सर। अब देखो सर, ये अगर P है, ये अगर Q है, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा ऐसे Yes. कर दिया मैंने, कोई दिक्कत हो तो फिर भी बता देना मुझे। अब ये P है, ये Q है, तो अगर ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा थीटा। Theta. P और Q के बीच में। ध्यान से देखना, एरो को ध्यान से देखना, यही सारा कुछ है इस खेल में। ये इधर जा रहा है एरो, ये एरो इधर जा रहा है, तो ऊपर और नीचे मिला के इनके बीच में एंगल है थीटा। अभी भी वही है हुआ सर। अब तुमने जब पैरेलल शिफ्ट किया तो ये हो गया ऊपर, अच्छा, और ये वाला एरो हो गया ये, तो क्या मैं ये एंगल थीटा लिखूं या कौन सा एंगल थीटा लिखूं? क्या ये एंगल थीटा होगा क्या? एंगल तो P और Q के बीच में थीटा बन रहा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या? ये भी P और Q के बीच में बन रहा है। ध्यान से देखो सर नो नो सर। क्यों नहीं होगा? सोच क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये दोनों टेल से टेल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है थीटा। यहाँ एक का हेड है और दूसरे का क्या है टेल। थीटा होगा क्या? नहीं सर। No sir. करने के लिए क्या करूंगा सर, मैं इसी वेक्टर को थोड़ा सा पैरेलल ट्रांसफर कर दूं P को आगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या P वेक्टर? Yes sir. पैरेलल उठा के आगे शिफ्ट कर दिया और कोई दिक्कत आई क्या? नहीं सर। तो ये वेक्टर भी मेरा क्या होगा P वेक्टर। अब क्या मैं इस एंगल को थीटा लिख सकता हूं क्या? आप देखना इस एंगल को सर यस सर। सर, दोनों की क्या है अब Head. टेल Tail. टेल है ना। और मैं इसको दूसरे कलर से लिख नहीं रहा जान करके, ताकि तुम्हें पता लगे पैरेलल शिफ्ट किया हुआ। क्लियर है ना? तो ये भी क्या है सर, अब ये थीटा एंगल हो गया क्या? हाँ सर हो गया। तो अगर ये थीटा एंगल है, ये क्यू वेक्टर है, तो ये P वाला इसके अक्रॉस कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं भाई? अगर ये Q है, ये Q था, ये थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे? कौन कौन से? ये वाला कंपोनेंट AB वाला कौन सा होगा और AC वाला कौन सा होगा? AB cos theta. क्या कोस थीटा? क्या कोस थीटा? पूरा बोलो। क्यू कोस थीटा है ना, यही तो करते हैं अभी तक, आसान सी चीज है सर। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा? Q sin theta. देख लो यहाँ पर दिख रहा है क्या? क्यू कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कहीं पर भी तुम बनाओ, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? क्यू साइन। किसी को कोई डाउट? अगर मैं इसको यहाँ बना दूं कि वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा क्यू साइन थीटा, ताकि तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। अभी लेंथ को भी इग्नोर करना वेक्टर की, ठीक है, क्योंकि हम डायग्राम चल रहे हैं अभी हमारा। कहीं कंफ्यूज हो जाओ सर ये P छोटा बनाया है, ये Q बड़ा बनाया। अभी हम डायग्राम, अभी मैं पूरी डायग्राम में तुम्हें दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। क्यू कोस थीटा, क्यू साइन थीटा हो गया क्या? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर।
पक्का। अब इस डायग्राम में देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वही किया है सर मैंने, पी को शिफ्ट किया आगे, तो ये वाली चीज क्या हो गई, क्यू कोस थीटा, और ये क्या हो गई, क्यू साइन। अगर तुमको समझना है ना, तुमने पी को शिफ्ट नहीं किया तो भी मान जाओगे। मैं तो पी को शिफ्ट एग्जांपल के तौर पे दिया, मैं इसको दूसरे कलर से भी दिखा दूं, अगर रेड कलर से। तुम ऐसा समझो, ये इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी बाहर वाली एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, थीटा। तो वही कंपोनेंट, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट पी वेक्टर बनाना दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी सर? क्योंकि पी वेक्टर तो पूरा पी वेक्टर है, वो इतना होगा, लेकिन हम इतना चेक कर रहे हैं ना, तो ये पर्टिकुलर कितना हो जाएगा, क्यू कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। क्लियर है? तो यहां से तुम्हें दिखने में ज्यादा समझ में आएगा। ये पूरा पी वेक्टर और ये पूरा पी वेक्टर नहीं है सर, पी वेक्टर इससे बड़ा है ना, साफ दिख रहा है। यस समझ में आ रही है बात मेरी? हमने सिर्फ क्यू कोस थीटा लिया है, देखो ध्यान से। अगर तुम पी की फॉर्म में लिखना चाहो, अगर मैं पी को आगे ट्रांसफर करता तो वो कुछ ऐसा बनता क्या, यस। लेकिन तुम देखो क्यू वाले को जब तुमने कंपोनेंट किया तो सिर्फ इतना पार्ट आया, दिख रहा है, इतना पार्ट। क्यू को कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते क्या? थीटा कंपोनेंट है, मतलब थीटा एंगल है, तो क्यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो बेस वाला क्यू कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा आया, क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे तुम्हें साफ दिखने से पता लग रहा है पी बड़ा है या क्यू कोस थीटा बड़ा है? क्यू कोस थीटा। क्यू कोस पी कितना है सर? पी की लेंथ कितनी? ए से बी तक। हाँ, तो अगर थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो, ये ए हो और ये बी हो, ये पूरा पी है, और क्यू थी और कोस थीटा सिर्फ इतना सा है, तो कौन बड़ा है? पी बड़ा है, वैसी बात है। पर इसका हमने यूज नहीं करना अभी, मैं तुम्हें बस एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ। तो क्यू कोस थीटा और क्यू साइन थीटा इतना समझ में आया है ना? तो मैं बस कंपोनेंट किया मैंने अभी तक, और कुछ नहीं किया। मैं रिवाइज कराया तो मैंने क्यू के सिर्फ कंपोनेंट किया है, क्यू कोस थीटा और क्यू साइन थीटा। एंगल अंदर वाला नहीं ले सकता था क्योंकि वो हेड और टेल के साथ मिल रहा था, मेरे को किसके साथ चाहिए था, टेल और टेल के साथ। तो ठीक है, अब कंपोनेंट करने के बाद क्या किया सर मैंने? कंपोनेंट करने के बाद बच्चों मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने कहा अभी तक हम यही करते थे ना, अगर ये पॉइंट पी था, इस तक पहुंचने के लिए यूनिट वेक्टर लिखते थे, कोई एक्स में कितना चलना पड़ा और वाई में कितना चलना पड़ा। अगर एक्स में 3 होता, वाई में 4 होता, तो मैं क्या लिख देता, 3 आई प्लस 4। अब 3 की जगह मैं बोल दूं एक्स में चला हूं ए बी और वाई में चला हूं बी बी, तो क्या लिख देते, ए बी प्लस या सिंपल भी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी पी, राइट? इतना चलना पड़ रहा है। यस। इसी बात, हाँ आई कैप और जे कैप लिखेंगे बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, अगर सिर्फ साइड्स की फॉर्म में चलें, ए से मेरे को सी तक पहुंचना है, तो मैं क्या क्या चलूंगा, कैसे कैसे चलूंगा? सेम डायरेक्शन वाले तो सेम में होंगे सर। ए से कहाँ पहुंचना है सर? सी तक पहुंचना है। ये ग्रीन लाइन दिख लिया, रिजल्टेंट ही तो निकालना है मेरे को, ए से लेकर सी तक पहुंचना है। तो मेरे को एक्स में कितना चलना पड़ेगा और वाई में कितना चलना पड़ेगा, कोई बता पाएगा? या सिंपल बताओ, एसी को ब्रेक करूं तो वो कौन सी दो साइड्स को जोड़ के आ रहा है? एक्स में कितना जा रहा है एसी का कंपोनेंट? सर ए बी प्लस ए बी ई। हाँ, ये तो एक्स में हो जाएगा, ए बी प्लस बी ई। तो ये पूरा बता दो ना कितना हो गया, ए से लेकर ए ई। और वाई में कितना जाना पड़ रहा है सर ए डी EC तो ए ई प्लस ई सी जब दोनों को जोड़ूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, ए से लेकर सी पे। सी तक। तो यही इसने लिख रखा है, दिखा है क्या? यस। और सर ये भी समझ नहीं आती तो तुम्हें अभी अभी सिखाया है मैंने, अगर दो साइड दे रखी हैं, ये ए से लेकर ई तक ये वाली साइड है, एक दूसरी साइड ये हो गई, तो क्या ये ट्रायंगल की दो साइड नहीं होगी? यस सर। तीसरी साइड इसका रिजल्टेंट नहीं होता क्या? तो ये अगर ए है, ये ई है, ये सी है और रिजल्टेंट ये है, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, ए ई प्लस EC अभी सीख के आए हैं रेक्टर, समझ में आ रहा है? Done. अब देखो बस सिंपल ये चीज याद रखनी थी, अब कुछ नहीं करना। अब वैल्यू पुट कर दो। अभी आपने बोला सर ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। ए ई कितना है, ए से लेकर ई तक, ये ए से लेकर बी तक तो कितना है सर? यस पी पी और बी से ई तक प्लस क्यू cos थीटा। cos थीटा। तो ए ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी
P प्लस Q, P plus Q cos theta. और कौन सी डायरेक्शन है ये, आई कैप या जे कैप? कैप I cap. अभी तक जो करते आए थे, जो यूनिट वेक्टर में करते थे सेम वही करना। ईसी क्या है सर, ई से लेकर सी तक कितना है? सर Q sin theta. कैप कितना है? जे कैप। J cap. तो बस वही तो किया है, दिख रहा है। अब एक बात बताओ, रिजल्टेंट का या नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे? अगर ये 3i कैप होता, ये 4j कैप होता, तो क्या करते थे इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए? सर दोनों का स्क्वायर और square. अंडर रूट तो इसमें भी, इसमें 3 की जगह क्या है? P प्लस Q cos थीटा। cos theta. 4 की जगह क्या है? Q। Sin theta. तो बस मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनका क्या कर दोगे, स्क्वायर करके अंडर रूट। तो अंदर क्या लिखोगे पहले? P प्लस Q P plus U cos theta whole का square. होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस Q sin Q theta थीटा whole square. होल स्क्वायर। तो ये इसको सोल्व कर दो, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये कर दिया हमने। P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का Sin होल theta स्क्वायर whole square. अंडर रूट कर दो, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब सोल्व कर दो इसको, सिंपल। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर P cos स्क्वायर square A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर Q co 2 AB. AB, यही हो जाएगा क्या? Yes sir. प्लस Yes Q sir. Q square स्क्वायर, sin square साइन स्क्वायर थीटा theta. फटाफट कर देंगे। अब R की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये भी Q स्क्वायर cos थीटा, ये Q स्क्वायर sin थीटा, इन दोनों में Q कॉमन ले लूं क्या? ये P स्क्वायर को एज इट इज रखो, इसमें Q स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा? cos 1. प्लस, हेलो हाँ बोलो बच्चों, किसी ने कुछ पूछना है क्या? कोई हेलो? हाँ सरोज, सरोज जी के नाम से जिसने ज्वाइन किया हुआ है, बोलो। हेलो की आवाज सबको आई थी या सिर्फ मेरे को आई थी? सर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चे, चलो कोई बात नहीं। तो क्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या रह गया? 2pq Cos theta. इज इक्वल टू आर। तो अब आइए क्या करेंगे सर, इसको बताओ। पी स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 2 cos वेरी theta. गुड, ये तो वन हो जाएगा पूरा। Yes sir. तो r की वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पी स्क्वायर प्लस P क्यू square स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? वेक्टर का क्या निकालने का तरीका था? मैग्नीट्यूड निकाला, है ना? magnitude. तो ये नहीं, ये जो आर वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका सिर्फ क्या निकाला है अभी तक? Magnitude. अब तुम चाहो तो ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, हालांकि मेरे को डेराइव करवाना चाहिए थे या नहीं, क्योंकि डेरिवेशन इसकी नहीं आएगी बोर्ड्स में, चाहे आ जाए, जेई में नहीं आएगी, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें तुमको अलग से सोल्व करना पड़ेगा वेक्टर्स को, तो उसमें तुम्हें डेरिवेशन का यूज कभी कभी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तुम्हें सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखना है। अगर दो वेक्टर पी और क्यू है किसी एक एंगल थीटा पर, एंगल थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन पी एंड Q. क्यू, तो उसका रिजल्टेंट आएगा, वो क्या आएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। PQ cos theta. कई बच्चे इसको ए की फॉर्म में ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं क्योंकि हमारे को आइडेंटिटी पता होती है ए की, तो आर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, Cos theta. वो तुम्हारे ऊपर है। अगर दो वेक्टर पी और क्यू है तो ये पी क्यू की फॉर्म में लिख दो, ए और बी है तो ए बी। लेकिन ये भी क्या आया है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर ही तो निकाला है तुमने, आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। किसी को कोई डाउट? नो सर। No sir. अब सिर्फ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसकी क्या भी पता होनी चाहिए? Direction. डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन में कुछ नहीं है। डायरेक्शन। सर एक बात बताओ, अब मैं सिर्फ मेन चीज बताऊं, ये रिजल्टेंट वेक्टर था, ये मेरा ए ई वेक्टर था, और ये मेरा कौन सा वेक्टर था? ई सी वेक्टर, यही था ना? ई ए ई की वैल्यू क्या थी? पी प्लस क्यू P plus Q cos theta. आई कैप जो था तुम बोल रहे थे, और ये क्या था? क्यू साइन थीटा Sin theta. अगर ये पूरा है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा था अल्फा थीटा। अब मैं बोल रहा हूँ रिजल्टेंट के साथ ए वेक्टर कितने एंगल बना रहा है? Alpha. अल्फा। तो क्या तुम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू नहीं बता पाओगे मेरे को? Yes sir. परपेंडिकुलर अपॉन
बेस बेस परपेंडिकुलर कितना है क्यू Q sin theta upon P बेस कितना Q plus sin theta upon P plus cos Q cos theta. क्लियर है ना, सिंपल, कुछ भी नहीं Sir. करना। यस और मैं बी और ए की फॉर्म में लिखूं तो लन रहता है, देखो जैसे बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा तुम्हारे ऊपर है, तुम ए और बी की फॉर्म में लन करो या पी और क्यू, तुम्हारे ऊपर। तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हो गया। टेंजेंट मैंने पहले दिन ही बताया था, याद है क्या? स्लोप और टेंजेंट Yes, किस sir. लिए यूज होते हैं? डायरेक्शन बताने। डायरेक्शन के लिए तो ये टेंजेंट अल्फा, जहां पर भी तुम्हें फिजिक्स में या मैथ्स में पता लगे डायरेक्शन निकालनी है तो कौन सा थीटा यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा? टेंजेंट तो तुम यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी? टेंजेंट इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन P plus Q cos Q P plus Q cos theta. इसका मतलब क्या आ रहा है सर? सर ये डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन कैसे बता रहा है सर? वो कह रहा है तुम्हारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, ये तो कोई शक नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट लाई कहाँ करेगा? अगर मेरे को डायग्राम नहीं गिवन, तुम देख लो रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा। तुम अपने P वेक्टर से यानी AB से कितने एंगल पर चले जाओ? कितने एंगल पर चले जाओ? अल्फा एंगल पर चले जाओ। अल्फा एंगल AB से कितने एंगल पर चले जाओ? अल्फा। और अल्फा कितना है? टेंजेंट इनवर्स Q साइन theta upon P plus Q cos theta. मान लो इसको सोल्व करके आ रहा है, मान लो आंसर सोल्व करके आ रहा है 30 डिग्री, तो तुम क्या कहोगे कि हॉरिजॉन्टल से कितनी ऊपर चले जाओ? 30 डिग्री एंगल पर चले जाओ, तो तुम्हें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा? रिजल्टेंट। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन ही तो हो गई एक किस्म से। डायरेक्शन नहीं होगी थीटा की फॉर्म में कि हॉरिजॉन्टल करो, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर चले जाओ तो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर जैसे यहाँ पर है, बस ये लास्ट है। इसके बाद हम थोड़ा सा, वैसे क्वेश्चंस तो और भी थे हमारे पास, लेकिन अभी इतना ही करेंगे। फिर हम इसको, एक तरीका है अभी, लेकिन दूसरा तरीका क्या था? हमें रिजल्टेंट को कैसे निकालना है, कंपोनेंट्स करके भी सीखना है, वो हम कर चुके हैं। बट फिलहाल इसको एग्जांपल के तौर पे देखो। देखो दो वेक्टर्स हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ए और बी की फॉर्म में लिखूं तो अंडर रूट ए स्क्वायर plus B plus AB cos theta. और टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? बी B sin theta upon A plus B cos theta. क्लियर है क्या? यस ये Yes, फॉर्मूला sir. यूज अब करना है जब दो वेक्टर गिवन हो ए और बी और उनके बीच में कुछ एंगल गिवन हो, तब रिजल्टेंट ऐसे निकालूंगा। लेकिन अगर दो वेक्टर, देखो ये वेक्टर्स दिखे थे ना ए और बी, अब इसमें क्या ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? इसमें तो सीधा ही क्या कर दोगे, दोनों को add प्लस कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों? अब 60 degree. देखो 180 ए और degree ए और 180 बी degree degree Sir, 0 degree. 0 डिग्री पैरेलल है ना दोनों, ऑब्वियस ही Yes, बात sir. है, दोनों पैरेलल वेक्टर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और इसको अब चेक Yes, करते sir. हैं। इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर दो, आंसर क्या आना चाहिए? ये सोल्व कैसे आता है? ए प्लस सीधा क्या कर देते थे इसको? बी। इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी ना, ए प्लस बी सीधा कर देते थे, आंसर आ जाता था ना, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या थी दोनों की? Same. ए प्लस, तो इससे भी आंसर आना चाहिए ए प्लस बी। करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा कितना है इनके बीच में अभी? 0 तो cos 0, cos 0 कितना होता है? 1. तो क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता है? ए प्लस बी का whole square स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? A plus ये हमने सीधा ही लिख दिया। ऐसे ही अगर दो वेक्टर ऐसे हों, अब इनके बीच में एंगल कितना है? 180 degree. 180। अब अगर मेरे को फॉर्मूला पता भी ना होता तो भी मैं आंसर में क्या लिखता? ए दोनों को क्या कर देता? A minus. मतलब ऐसे करना था ना, ऐसे है ना, याद है ना? तो आंसर तो क्या आता? दोनों का माइनस। तो इसमें भी क्या आएगा अगर सोल्व करोगे तो? ए माइनस बी। चेक कर लो, चेक कर लो। थीटा की जगह क्या पुट करूं अब? 180. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है बच्चों -1 माइनस। अब इसको सोल्व करो।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस, 2ab तो ये किसकी आइडेंटिटी बन Minus गई? 2ab. ए माइनस, a minus b का होल तो स्क्वायर ये से कट गया, फिर से आंसर क्या है? a minus b तो तुम चाहो ये फॉर्मूला लर्न कर लो, बाकी सारा फॉर्मूला इसी के अंदर आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? yes ध्यान से लीजिए। अब देखो दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के 2, मैंने रब इसलिए किया क्योंकि पीछे कर चुके हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री 60 डिग्री। तो कृपया करके बताइए इनका रिजल्टेंट क्या होगा? कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला पता है a सर क्या? वेक्टर प्लस b वेक्टर ध्यान से देखो, अंडर रूट क्या है? ए स्क्वायर, A square प्लस plus बी b वेक्टर square Square b square square plus 2ab cos cos 60 degrees. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, AB 1/2. 1/2 1 upon 2 2 से 2 कट गया तो ये क्या बन जाएगा? square plus b square plus ab square plus AB ab। 2ab नहीं आया तो अब इसको a प्लस बी नहीं लिख सकता। a प्लस बी तभी होता जब इनके बीच में एंगल होता 0, है ना? अभी नहीं है। yes sir अब इस वैल्यू पुट कर दो, दैट इंप्लाइज सर ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे? दोनों का मैग्नीट्यूड 2 ही है, तो a स्क्वायर का भी हो जाएगा 4, 2 4 plus 4 plus 4 4 प्लस 4 16. 16। अंडर रूट 16 क्या होता है? 4 समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये तुमने निकाला है इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों को सोल्व करके a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू तुमने निकाली है। कैसे पता चला सर? रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आंसर क्या आया? 12 नहीं होना था हाँ सॉरी, अंडर रूट 12 हो जाएगा। आई एम सो सॉरी बच्चे, अंडर रूट 12 हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, आंसर चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब वही आ गया सर, अंडर रूट 12 को इसने ये लिख दिया 2√3। किसी को कोई दिक्कत? नो पक्का? क्योंकि तुम देखो ना, 2√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, तो क्या आएगा? तो इसलिए 12 को लिखा है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। ये निकाला तुमने सम दे रखा है, तो जैसे वेक्टर्स है उन्हीं को रिजल्टेंट की तरह सोल्व कर दो। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, इनके बीच का 60 डिग्री, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। लेकिन अभी इसने दूसरी टर्म भी पूछी है, क्या? difference सर ये डिफरेंस क्या भला है? सर ये डिफरेंस क्या भला है? आपने तो बोला था वेक्टर में डिफरेंस क्या नाम नहीं होता, लेकिन मैंने बोला था दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था? रिवर्स हो जाता था। उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती थी? रिवर्स। अगर a प्लस बी में आप ऐसे देख रहे हो, तो b प्लस a माइनस बी में तुम क्या देखोगे? एक की डायरेक्शन को क्या कर दोगे? रिवर्स। और किसकी डायरेक्शन रिवर्स करोगे? अगर a माइनस बी करना है तो किसकी डायरेक्शन रिवर्स हुई है? a की या b की? B तो a को तो वैसा ही रखो, a को तो वैसा ही रखा सर। b पहले राइट साइड था, अब क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। तो अब भी वही फॉर्मूला लगाना है। अब थीटा कितना हो जाएगा? पहले थीटा अगर 60 था क्या? 120 हाँ, 20 अब कितना हो जाएगा? so 180 minus 60 यानी 120 फॉर्मूला लगा दो सर, वही r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b square plus b square plus 2ab cos 120 लिखोगे बस। 120 समझ में आ रहा है? अब थीटा जिसने 60 लिखा, आंसर गलत। अब आंसर गलत हो जाएगा, तो cos 120 आंसर वही सर। अभी भी a स्क्वायर की जगह 4, b स्क्वायर की जगह भी 4, तो क्या करोगे? 4 plus a इंटू 4 कितना हो गया? 4 4 इंटू cos 120 कितना होता है सर? जो cos 60 होता है वही होता है, बस माइनस लगा दो। -1 upon 2 -1/2 minus 1/2 कर दो, 2 से 2 गया, तो 4 + 4 -4, तो एक √12 तो कितना आंसर आया? √4 और 2 तो देखो आ गया क्या? 2। Yes, sir. अगर इसी में इसने पूछा होता बच्चों a माइनस बी की जगह, अब किसकी डायरेक्शन रिवर्स करते? सर एक ही सर तो अब b तो भाई साहब वैसे के वैसे रहते, a को कहाँ ले जाते? ऊपर की जगह
तो अगर पहले एंगल कितना था 60 था, तो अब कितना 20 120 आंसर वैसे ही निकलेगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. कोई डाउट है तो बता दो। No, sir. तो ये निकालते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। आई थिंक अब सबको क्लियर है कैसे निकालेंगे। मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये ट्राई करके आना। वैसे होमवर्क तो और भी थे, बट कोई बात नहीं। होमवर्क 1 मैं हमेशा एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ज्यादा लेके आता हूँ, ताकि हमारा अगर जल्दी हो जाए तो काम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होमवर्क ये है, एक होमवर्क ये, होमवर्क 2, एक और देंगे होमवर्क। समराइज में आ गया। वैसे तो ये होमवर्क थे तुम्हारे, पर इसको हम कंटिन्यूअसली करेंगे। इसमें से सिर्फ एक होमवर्क दूंगा मैं तुम्हें, ये वाला दिख रहा है। Yes, sir. ये वाले 10th 9th और 12th, ये वाला तुमने अभी नहीं करना, ये मैं कराऊंगा कैसे करा, ठीक है। Yes, sir. ट्राई कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करोगे तो बहुत बढ़िया है, खुद ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए ये 3 होमवर्क तो सबको करके आने हैं। डन है? Yes, sir. रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता दो मुझे फटाफट, क्या होता है? अंडर रूट A square plus B square plus 2AB cos theta. और ये सम का फॉर्मूला है या नहीं? अभी दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, Yes sir. अगर टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो Q sin theta sin theta B sin theta upon A B sin theta. कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा, Sir. ठीक है। और अभी ये जो अल्फा है, मैं जो हमने फॉर्मूले में लगाया, ये अल्फा किस एक्सिस के साथ था? पॉजिटिव Positive. एक्स एक्सिस। तुम चाहो तो वर्टिकल एक्सिस के साथ भी ले सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ लिया Sure. पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। अगर a प्लस बी निकालना है तो सर जैसा है वैसे का वैसे ही। अगर a माइनस बी निकालना है तो किसकी डायरेक्शन रिवर्स किया? किसकी डायरेक्शन रिवर्स? Sir, B की. Sir, C की. बी की। सी कहाँ से आ गया? अच्छा, b माइनस a करना हो तो A की. Sir, A की. अब पोजीशन वेक्टर्स और वो सब तो हमने कर लिया। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? सर अगर दो ट्रायंगल्स की साइड की तरह दे रखे हो वेक्टर्स, तो कैसे होगा तीसरा वेक्टर ट्रायंगल की Side. तीसरी साइड? ऐसी पैरेललोग्राम में कह रहा है कि दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हो, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? Diagonal. क्लियर है ना सब? Yes, sir. Sir. वैसे तुम्हें देखना हो, अगर वेक्टर हो तो उसकी क्या मिलनी चाहिए? हेड टू टेल और टेल टू हेड। Head और अगर रिजल्टेंट हो तो उसका क्या होना चाहिए सर? to head. Or tail to tail. क्लियर है क्या? Yes, sir. आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। No, sir. ठीक है बच्चे, जा सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो। कल वो होमवर्क जरूर करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रही है ना? Yes, sir. बाय बाय। चलो ठीक है, Bye. समझ में आ रहा है सबको? Bye sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. बाय बच्चे, ठीक है। Bye sir. Good night. Take care. Good night.